नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। यानी आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं, यानी एक तरह से फ्रांस की क्रांति, हिंदी मीडियम वाले बच्चे निकाल सकते हैं अपनी बुक। तो हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, लास्ट चैप्टर में अगर आपने लेक्चर देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से फ्रांस का जो एक पूरा मोनार्की सिस्टम है, यानी जो वहाँ पे जो संपूर्ण जो पावर है वो किस, यानी टोटल जो पावर है, यानी जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर, वो राजा के पास होती है। तो यही जो इस वाले चैप्टर में है द आउटब्रेक, यानी किस तरीके से एक क्रांति जो है फ्रांस में क्रांति जो है वो आती है, किस तरीके से राजा को वहाँ पे हटाया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे एक पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक लोकतंत्र, और उसके बाद वहाँ पे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड होगी। तो ये चीज़ें हम इस बुक में पढ़ेंगे, इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, अब भाई फ्रांस में आप ध्यान देना बच्चों कि फ्रांस में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे राजा रूल करता है, और राजा के अलावा वहाँ पे नोबल है, नोबल क्लास यानी जिसे बोलते हैं सेकेंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट वहाँ पे क्लर्जी ग्रुप यानी जो चर्च है उसका डोमिनेंस था, और थर्ड स्टेट वहाँ पे आम लोगों का स्टेट है। इसके अंदर एक और क्लास होगा, यानी आम लोगों के अंदर भी एक ऐसा क्लास था जिसे बोलते हैं बुर्जुआसी वर्ड। बुर्जुआसी एक वर्ड जो है वो बॉर्जुआसी या बॉर्जुअस वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है इस वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है, बट बुर्जुआसी एक वर्ड है। तो ये इसका मतलब ये होता है, इसमें यहाँ पे बाय प्रोफेशनल्स जो लोग होते थे, प्रोफेशनल लोग जो थोड़े से या वो फर्स्ट स्टेट में नहीं आते, सेकंड स्टेट में नहीं आती है, और वो थर्ड स्टेट में भी जो टॉप के लोग हैं, हालांकि वो फर्स्ट स्टेट में नहीं है, सेकंड स्टेट में भी नहीं है, बट वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं। वो हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट, ट्रेडर, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ये सारे जो लेके ये थोड़े से रिच क्लास के लोग हैं, लेकिन ये नोबल क्लास में नहीं आते। ये पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, और सारी इकोनॉमी का टैक्स मेजर पार्ट जो है ये यही लोग देते थे, जिसे बोलते हैं बॉर्जुआसी वर्ड जो क्लास। और जो इससे नीचे आते थर्ड स्टेट में, वो आते थे आपके वर्कर्स हो जाएंगे, पीजेंट्स हो जाएंगे, विमेंस, और जो है स्लेव वगैरह, ये सब आते थे, यानी गरीब तबका, यानी मजदूर है, किसान हैं, और आम वर्ग जो है वो इसमें आते हैं। किसमें? आर्टिशंस वगैरह जो है वो इसमें आते थे थर्ड स्टेट में। लेकिन थर्ड स्टेट में, जो थर्ड स्टेट के ध्यान देना, ये भी थर्ड स्टेट में जो मैंने बताया आपको बुर्जुआसी जो वर्ड है, ये भी थर्ड स्टेट में है, लेकिन थोड़ा सा ये प्रोफेशनल लोग हैं, थोड़े से एजुकेटेड लोग हैं, थोड़े से रिच लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड में भी नहीं आते हैं, ये थर्ड में ही आते हैं। तो ये जो थर्ड स्टेट का ये प्रोफेशनल क्लास था, ये थोड़ा एजुकेटेड क्लास थी। मैंने आपको बताया था इन लोगों ने जो है फ्रांस में जो है लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ये लोग जो है क्रांतियाँ या जो स्टडी हो रही है डेमोक्रेसी को लेकर के, उसके बारे में काफ़ी एक्टिव यही लोग थे। तो इन लोगों ने भी डिमांड अब स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको पता होगा कि यहाँ पे लुईस 16 अब क्योंकि फ्रांस की कंडीशन जो है वो डे बाय डे ख़राब होती जा रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा कि टैक्स बढ़ाने के लिए जो है राजा के, जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया कि राजा का जो पैलेस ऑफ वर्साइल है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें जो है काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। तो टैक्स को बढ़ाने के लिए तो उन्होंने एक अपनी स्टेट जनरल की, यानी एक पूरी असेंबली बुलाई, यानी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आएंगे। और दिक्कत ये थी कि जो थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा थी, क्योंकि वो ज़्यादा लोग हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा थे। वो 600 के आसपास थे, जैसा कि आपकी बुक में मेंशन है, और 300 के आसपास जो है वो फर्स्ट और सेकंड जो है ग्रुप के मेंबर थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई कि अगर आप फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो यहाँ पे 3 ग्रुप होंगे, ठीक है। अगर आप बाय स्टेट अगर वोटिंग करोगे तो एक स्टेट आपको यहाँ पे तीन वोट पड़ेंगे, या 3 फेवर में वोट, 3 असेंबली के वोट होंगे, एक फर्स्ट स्टेट का, एक सेकंड स्टेट का और एक थर्ड स्टेट का, ठीक है। तो सिर्फ 3 ही वोट होंगे। अगर आप पर स्टेट के लेवल पे वोटिंग कराओगे तो फर्स्ट जो पहला ग्रुप है आपका क्लर्जी ग्रुप, उसका 1 वोट होगा, सेकंड ग्रुप का सेकंड वोट होगा, थर्ड ग्रुप का थर्ड वोट होगा, ठीक है। देन टोटल 3 वोट हो गए। तो अगर वोटिंग होती है जो टैक्स बढ़ाने के फेवर है, वो टैक्स बढ़ाने के फेवर में 2 कम्युनिटी है, वो है आपका फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट। और जो थर्ड स्टेट है वो टैक्स को बढ़ाना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तो टैक्स देते हैं। तो जाहिर सी बात, अगर वोटिंग होगी तो ये दोनों स्टेट अगर यस हो जाता है तो जाहिर सी बात है इन दोनों की बात मान ली जाएगी। बट इस बार जो थर्ड स्टेट हैं वो लोग अड़ गए। उनके जो लीडर थे एबेसीए, वो भी फर्स्ट क्लर्जी ग्रुप से आते थे, लेकिन वो लोग एबेसीए जो नाम है यहाँ पे, वो थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान देना, थर्ड स्टेट को प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसने डिमांड कर दी, या उनके जो प्रतिनिधि थर्ड स्टेट के, उन्होंने डिमांड कर दी कि भाई इस बार वोटिंग पर स्टेट वाइज नहीं होगा, पर हेड होगा। पर हेड मतलब जितने भी लोग हैं 600 में पूरे क्लास, 600 प्लस 900 यानी 600 प्लस
300 जो पर हेड है, तो पर हेड काउंट करो और उसके वोटिंग करवाओ। उसकी वोटिंग करवाओगे तो क्या होगा, 900 मेंबर होंगे टोटल। तो 900 में से जो जिसकी ज़्यादा फेवर में जाएंगे उसकी बात मानी जाएगी। तो ज़्यादा फेवर में किसके मेंबर होंगे, थर्ड स्टेट के मेंबर होंगे। तो इस तरीके से जो है वो पर हेड के उन्होंने जो है क्या नाम है, राजा ने 2016 ने इसकी बात को एक तरह से इग्नोरेंस में डाल दिया या इनकार कर दिया इस बात को कि भाई हम तो ये बात नहीं मान सकते। पर हेड अगर हम वोटिंग करवाएंगे तो इसमें तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा, इसके अंदर थर्ड स्टेट के लोग जीतेंगे। तो इसकी बात उन्होंने मना कर दी। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यानी थर्ड जो स्टेट के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीडर्स हैं एबीसीए, वो बायकॉट करते हैं, यानी उसका पूरा बहिष्कार करते हैं और वो मूव आउट हो जाते हैं। आसपास के जो असेंबली के जो मतलब स्टेट जनरल के आसपास जो असेंबली थी उसके बाहर वो निकल जाते हैं ग्राउंड में, और ग्राउंड में कहते हैं कि भाई आज से जब तक वो वहाँ पे ओथ लेते हैं, टेनिस जिसे बोलते हैं ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट, वहाँ पे शपथ लेते हैं ग्राउंड में कि भाई जब तक राजा हमारी बात नहीं मानेंगे, जब तक हमें नेशनल असेंबली डिक्लेयर नहीं करेंगे, हमें वो अधिकार नहीं देंगे, जब तक हम जो है यहाँ से नहीं हटेंगे, ठीक है, या हम ही नेशनल असेंबली है। तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली, और इससे जो है किंग काफ़ी ज़्यादा जो है डर गया इस समय, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा हो रही थी इसी समय, सिचुएशन भी इसी समय सारा साथ दे रही थी किसका, फ्रांस के रेवोल्यूशन का ही साथ दे रही थी। यानी इस समय मौसम भी इतना ख़राब हो गया, विंटर इतनी ज़्यादा हार्श हो गई, बहुत ज़्यादा, जिससे फसलें वहाँ पर ख़राब होने लग गई। जब फसलें ख़राब होने लगी तो लोगों को जो है फसल जो है जो ब्रेड वगैरह है वो मिलेगी नहीं, रोटी वगैरह मिलेंगी नहीं, तो जिससे और ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। तो फाइनली इसके बाद क्या हुआ कि लोगों को जो भी होर्डिंग्स वगैरह थी, लोगों के पास जो थोड़ा अनाज था, तो ये भी अफवाह फैल गई कि भाई राजा के लोग आ रहे हैं, नोबल्स क्लास के लोग आ रहे हैं, जो है उसके लूट लेंगे उनके अनाजों को। तो लोगों ने क्या करा कि लोगों ने जो है डर के मारे जो है लोगों ने जो राजा के मैनर है यानी उनके महल पे उन पे अटैक कर दिया, जो है उनके जो क्या नाम है, उनके जो होर्डिंग्स होती थी, यानी जहाँ पर वो अपना जो है इकट्ठा करते थे अनाज के गोदाम वगैरह, उस पर अटैक कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो है राजा वगैरह घबरा गया और उन्होंने देखा कि भाई थर्ड स्टेट जो है वो एक रेवोल्यूशन पे उतर आए हैं। तो उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर ली कि भाई ठीक है आप नेशनल असेंबली हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे नेशनल उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि भाई फ्यूडल सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या था, यानी जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फ्यूडल सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें राजा जो है नोबल्स के साथ रूल करता है और नोबल्स को एक जो है एक तरह से अधिकार देता है कि आप जाके पर्टिकुलर टेरिटरी पे रूल करो। राजा अपनी बहुत जो बड़ी बड़ी टेरिटरी होती है उसकी यानी पूरा जो उसका जो पूरा इलाका होता है उसको वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, जिसे बोलते हैं आप जमींदार या आप जैसे गवर्नर्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो वैसे वो डिवाइड कर देता है छोटे छोटे एरियाज़ जहाँ पे वो नोबल्स को या लॉर्ड्स को अपॉइंट करते थे। अब ये जो नोबल्स हैं या जो लॉर्ड्स हैं वो अपने राजा के प्रति जो है उसके लिए वो लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे। तो यही सिस्टम होता था फ्यूडल सिस्टम, और इनको टैक्स जो है वो मिलता था, ये बाय प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलता था, यानी इनको जन्मसिद्ध अधिकार होता था कि भाई हम रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, हमें टैक्स मिलेगा। तो ये सिस्टम को उन्होंने ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा चर्च का जो राइट होता था, जो भी टेथोटैली जो दोनों तरह के टैक्स है वो सब भी ख़त्म कर दिया गया। इस तरीके से यहाँ पे जो है राजा ने अपनी थोड़ी सी हार मान ली और जो नेशनल असेंबली डिक्लेयर किसको कर दी, यहाँ पे जो थर्ड स्टेट के लोग हुए उनको उन्होंने असेंबली को डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड थर्ड चैप्टर में देखोगे आप लोग, अब अगर आप थर्ड चैप्टर निकलो तो फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 2.1 में देखो लिखा हुआ है आपके, यानी इस वर्ड का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये हुआ कि राजा जो है वहाँ पे रहेगा, जैसे इंग्लैंड में राजा रहेगा, बट इंग्लैंड में क्या है कि राजा ने अपनी सारी पावर जो है वो जो है इंग्लैंड के पार्लियामेंट को दे दी, जिसे बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन। 1688 में हुआ था ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसका मतलब होता कि भाई बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी ब्लड बात के जो है राजा ने अपनी सारी शक्तियाँ संसद भवन को यानी संसद को दे दी, पार्लियामेंट को दे दी। तो यही चीज़ जो है वो फ्रांस वाले भी चाहते थे कि भाई हमारा राजा भी जो है वो एक नाम मात्र का राजा रह जाए और सारी पावर जो है पार्लियामेंट को मिल जाए वहाँ के। लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं, वहाँ पे नेशनल असेंबली है, तो वहाँ की फ्रांस में नेशनल असेंबली को सारी पावर मिल जाए। ध्यान देना, नेशनल असेंबली और जो है वहाँ की लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो यही जो कॉन्सेप्ट है भाई, पहले जो वहाँ पे एब्सोल्यूट पावर होता था, एब्सोल्यूट पावर के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद वहाँ पे जो है रिपब्लिक आएगा। तीन चीज़ ध्यान देना, पहले एब्सोल्यूट पावर होती है राजा के पास, यानी कंप्लीट पावर राजा के पास, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्की। ध्यान देना, एब्सोल्यूट मोनार्की यानी कंप्लीट पावर, सारी पावर किसके पास, राजा के पास। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, संविधान रहेगा और राजा भी रहेगा, ठीक है। यानी राजा की पावर लिमिट कर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि राजा की पावर लिमिट कर दी जाएगी। पावर को फर्दर जो है डिवाइड करा जाएगा किसके थ्योरी पे, मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट चैप्टर में द मॉन्टेस्क्यू की जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर किया था, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो है इसके बीच में जो है शक्तियाँ जो है डिवाइडेड होंगी या पावर जो है डिवाइडेड होंगी। तो ये चीज़ की थ्योरी जो है हमने पहले वाली पार्ट में देखा था हमने।
तो यही चीज़ जो है वो अब आपका जो है फ्रांस में किया गया, यानी दैट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी राजा की पावर को लिमिट कर दिया गया और पावर जो है वो डिवाइड कर दिया गया किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में। तो ये था आपका फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब धीरे धीरे जो है इसमें क्या था, इसमें थ्योरी ये थी कि भाई इसमें जो है उस समय डेमोक्रेसी की एक शुरुआत हो रही है। ध्यान देना कि दोस्तों आज की तरह डेमोक्रेसी जितना एक पेड़ बन चुका है, डेमोक्रेसी पूरी तरीके से एक ग्रोन, हम एक कह सकते हैं डेमोक्रेसी बहुत थ्योरी बढ़ चुकी है, बहुत ग्रोन हो चुका है। वो उस समय सीड था, वो एक पेड़ डला था। तो उस समय की डेमोक्रेसी को आप आज की डेमोक्रेसी की से कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसमें बहुत सारी कमियां थी, जैसे वहाँ पे वुमेन्स को राइट नहीं दिया गया था। अभी भी वहाँ पे इनडायरेक्टली यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सब सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार होता है, यानी सभी लोगों को जो वोट डालने का अधिकार होता है वो नहीं दिया गया था। अभी भी जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इनडायरेक्टली यानी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं हो रहे हैं, यानी एक तरह से इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है, ये सब चीज़ें दिखाती है कि भाई यहाँ पर जो है अभी भी जो है डेमोक्रेसी पूरी तरीके से नहीं आई है, लेकिन उसकी शुरुआत हो रही है। फ्रांस का जो क्रांति है, जो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है या फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है, वो यही सिंबलाइज करता है कि भाई दुनिया में पहली शुरुआत जो इसने करी, जो प्रॉपर तरीके से यूरोप में खासकर कह सकते हो, वैसे तो इंग्लैंड और अमेरिका में हो चुकी थी क्रांतियाँ, लेकिन यहाँ पे जो हो रही क्रांति वो पूरी तरीके से अब जो धीरे धीरे कैसे बाकी देशों को इंस्पायर करेगी रेवोल्यूशन के थ्रू, तो वो थ्योरी जो है वहाँ पे हम इसमें पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिव लोगों को राइट टू वोट दिया गया, जिसे बोलते हैं, अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, आप निकाल लेना। आफ्टर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स क्या थे? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में यही था जो हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी का राइट दिया गया। भाई प्रॉपर्टी का राइट एक जो है इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डेमोक्रेसी का ये बेस होता है भाई राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट्स दिए गए, लेकिन अभी वो वैसे राइट्स नहीं दिए गए जो आज आप सबको मिले हुए हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में सिर्फ इसमें एक्टिव सिटीजन को दिया गया। एक्टिव सिटीजन वो होते हैं जो टैक्स पे करते थे। इसमें जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली चुनकर आते थे, किसमें, नेशनल असेंबली में, और वोट देने का अधिकार सिर्फ एक्टिव सिटीजन को था, यानी जो टैक्स भरते थे और वो कम से कम अपने 3 दिन का जो है सैलरी अपनी टैक्स के रूप में देते हों। तो इन लोगों को दिया गया था, विमेंस को, स्लेव्स को, और जो है बहुत ज़्यादा जिनके जो वर्कर्स क्लास है उनको टैक्स जो है राइट टू वोट नहीं दिया गया था, जो टैक्स नहीं पे करते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ वोट देने का अधिकार सिर्फ टैक्स वाले लोगों को ही दिया गया था। अब इसके अंदर जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, इसके अंदर जो ओनली मैन को मोस्टली राइट दिए गए थे, जिसमें राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू वोट है। सिर्फ एक्टिव सिटीजन को कई सारे को दिया गया था, सबको नहीं दिया गया था। लेकिन कुछ जो थ्योरीज है वो सबको दिए गए थे। राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ये सारे राइट जो सबको दिए गए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्रांस में धीरे धीरे, पहला इस वाले यूनिट में हमने देखा कि किस तरीके से फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की से, यानी जो पूरी पावर राजा के पास होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब जो कंप्लीट टोटल पावर, जो सारी पावर राजा के पास होती है, उससे निकल करके फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी अब वो एक तरह से संवैधानिक राजतंत्र बन गया है। संवैधानिक राजतंत्र, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है, यानी वहाँ पर राजा भी रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। लेकिन आने वाले टाइम में, यानी अगले यूनिट में हम देखेंगे फ्रांस बिकम रिपब्लिक, यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है या जो मोनार्की का जो थोड़ा सा पार्ट रह गया उसको भी खत्म कर देंगे वो, यानी अब वहाँ पे राजा जो है पूरी तरीके से वहाँ पे हट जाएगा और फ्रांस बिकम रिपब्लिक। धन्यवाद।